Welcome back, students. Good morning. Next topic, our next chapter is power sharing. Power sharing is the first chapter of political science. Okay, let us go. When the power does not rest with any one organ of the state, other it is shared among legislature, executive, and judiciary. Okay, it is called power sharing. Power sharing means distribution of power. Okay, distribution of power among different government institution. Okay, like a legislature, executive, and judiciary. In this chapter, the two stories from Belgium and Sri Lanka tells us about how democracies handle demand for power sharing. इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड, बेल्जियम और श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, और इन डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर क्या है. बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है और वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, और श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस बेस पे पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में कैसे डिफरेंट है, क्या तरीके हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में. ओके, ये फर्स्ट टाइम हम बेल्जियम को एक्सप्लेन करते हैं. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप with a population of approximately 1 करोड़. बेल्जियम की पॉपुलेशन एटलीस्ट आपका 1 करोड़ के आसपास है, और यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है जो अपने यहाँ, अगर हरियाणा स्टेट को देखें तो हरियाणा स्टेट के सिमिलर, या भी क्या है इसका जियोग्राफिकल एरिया. द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ये जो छोटा सा देश बेल्जियम है, यहाँ पे जो इथनिक डाइवर्सिटी है, वह इथनिक डाइवर्सिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. वह काफी बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे मेनली 3 कम्युनिटीज के पीपल बिलोंग करते हैं बेल्जियम में. 59% लिव्ड इन द फ्लेमिश रीजन. 59% पीपल बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन, यानी कि स्पेशल रूप से एक अलग एरिया है, यहाँ पे 59% पीपल रहते हैं एंड स्पीक डच, और ये डच लैंग्वेज बोलने का काम करते हैं. यानी कि जो हॉलैंड के लोग हैं, जो डच कम्युनिटी के लोग हैं, वह बेल्जियम में भी रहते हैं. और ये क्या है, टोटल का 59% है, और ये क्या करते हैं, डच बोलने का काम करते हैं, डच लैंग्वेज. 40% लिव इन द वैलोनिया. 40% पीपल क्या करते हैं, वैलोनिया नामक ये बेल्जियम का ही एक पार्ट है, वहां पे रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच. और ये 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, एंड रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन. और जो 1% पीपल है क्या करते हैं, जर्मन बोलते हैं. बट जो बेल्जियम की सोशल स्टैंडर्ड है, उसमें इन 40% पीपल जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, इनकी क्या है, इनकी वहां पे डोमिनेशंस है बेल्जियम में. जो भी हाई लेवल के, चाहे वह इंडस्ट्रियलिस्ट हो या अफसर्स हो, यानी कि ये इकोनॉमिक और एजुकेशनल एटीट्यूड से क्या है, इनका स्टैंडर्ड काफी हाई है. और हर एक चीज में ये फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल्स है, इनका बेल्जियम में क्या है, डोमिनेंट है, प्रभुत्व है. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, जिसे कहते हैं कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. वहां पे 80% पीपल क्या होते हैं, फ्रेंच बोलते हैं. यानी कि वहां पे क्या है, इस फ्रेंच बोलने वालों लोगों की
कैपिटल में, जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पे अधिकता यानी 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। और टोटल जो वर्क होता है वह क्या होता है, स्पेशली जब कैपिटल में 80% फ्रेंच बोला जाता है तो वहां पे टोटल वर्क क्या होते हैं, वह फ्रेंच लैंग्वेज में। एंड वाइल 20% स्पीक डच, और उस ब्रुसेल्स में 20% पीपल क्या होते हैं, डच बोलने का काम। ओके, द बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो बेल्जियम के लीडर्स हैं, इन्होंने बेल्जियम की जो इथिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम, इन्होंने इसे अच्छी तरह से पहचाना। एंड द अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, और बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट करने का काम किया गया। ओके, 1970 से लेकर 93 तक बेल्जियम में लार्ज स्केल पे अमेंडमेंट का काम किया गया। इस दौरान यानी कि 1970 से लेकर 1973 के बीच लार्ज स्केल पे कि कैसे जो इथनिक डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए, तो 4 टाइम क्या किया गया, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। एंड बिटवीन द 1970 टू 93 टू वर्क आउट एंड द अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट किया इन्होंने, एंड दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि कैसे एक देश में इथनिक डाइवर्सिटी और इथनिक कल्चर के पीपल्स कैसे मिलजुल के आपस में रह सके। तो वहां पे बेल्जियम में डेमोक्रेसी का जो फॉर्म अडॉप्ट किया गया, डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म होते हैं स्पेशल रूप से पावर शेयरिंग में, एक वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है एंड सेकेंड इज पैरेलल पावर शेयरिंग। ओके, तो पैरेलल पावर शेयरिंग में आपका वह गवर्नमेंट के ही ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर को पीपल्स क्या करते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। लेजिस्लेचर रूल प्रिपेयर करने का काम करता है। लेजिस्लेचर के पार्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो गवर्नमेंट रन करने का काम करते हैं, और इसी गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा क्या होता है, जो जुडिशरी होती है उनके लोगों को अपॉइंट करने का काम किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। ओके, और एक होता है, तो बेल्जियम में जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो उसकी पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में एवरी जो पीपल्स हैं, चाहे वह डच बोलने वाले हों, चाहे फ्रेंच बोलने वाले हों, या 1% जर्मन बोलने वाले पीपल हों, इनको क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, ये डिफरेंट तो इथनिक डाइवर्सिटी के पीपल हैं, इनके एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल राइट्स, रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स, इनको देखने का काम एक कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। तो कम्युनिटी चाहे वो सिंगली हो, उनके लिए अलग स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के लिए स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो 1% जर्मन बोलते हैं उनके लिए स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे काफी इजीली आप देखते हो कि बेल्जियम में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे पावर शेयरिंग को इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और वहां पे क्या है, इथनिक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं। डच सबसे ज्यादा 59%, 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मन। फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, बैलेंस को, यहाँ के लोगों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं, उसके लिए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और वहां पे पावर शेयरिंग को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन किया गया, जिससे यहाँ पे कोई भी ऐसी जो
डिबेट्स है, जो भी इनके बीच लड़ाई झगड़ा है या यहाँ पे नहीं है, और सिंपली नॉर्मली बेल्जियम की गवर्नमेंट चल रही है। ओके, जो अगला टॉपिक है जिसपे हम लोगों ने श्रीलंका को एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, तो श्रीलंका या एशिया कॉन्टिनेंट, बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, और श्रीलंका भी क्या है, श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जो इंडिया के साउथ में पड़ता है इससे। ओके, और यह पाक स्टेट के द्वारा इंडिया से अलग होता है, सेपरेट होता है। यह ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में इंडिया का ही पार्ट रहा, बर्मा, नेपाल, ओके, और श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। बट 1948 में, यानी कि इंडिया के फ्री होने के 1 ईयर्स लेटर 1948 में श्रीलंका भी क्या हुआ, लिबर्ट हुआ। श्रीलंका का जो सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट करने में, यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट करती है, यानी ये बौद्धिस्ट है। 1948 में फ्री होने के बाद श्रीलंका में, अगर श्रीलंका का हम सोशल स्ट्रक्चर देखें, इथनिक डाइवर्सिटी देखें, तो यहाँ पे 47% पीपल जो हैं या सिंहली से, सिंहलियों की यहाँ पे मेजोरिटी है श्रीलंकन्स की, तो 74% पीपल सिंहलीस हैं। फिर उनमें से सिंहलीस में से कुछ क्रिश्चियन और कुछ तमिल सिंहली हैं, और साथ ही साथ कुछ परसेंट एरिया बढ़ता है, यानी कि 18% एरिया, सॉरी 18% जो है, या क्या है, 18% जो पीपल हैं वह तमिल स्पीकर्स हैं, वह क्या है, तमिल बोलने वाले। और ये तमिल बोलने वाले यह श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में, स्पेशली एक जाफना आइसलैंड है वहाँ पे, और कुछ इसके ईस्ट पार्ट में, यहाँ की जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन है वह 18% के आसपास है, और यह तमिल बोलने का काम करते हैं। ओके, तो 1956 में, जब 1948 के बाद श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाने लगा, और 1956 में क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर हो गया, उस समय डिक्लेयर क्या किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, कि उसने फुल मेजोरिटी रखी वहाँ की पार्लियामेंट में सिंहली की, साथ ही साथ सिंहली लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। तीसरी, कि वहाँ की जितने भी गवर्नमेंटेड जॉब्स हैं, गवर्नमेंटेड जॉब्स में सिंहली लिंग्विस्टिक पीपल को प्रमोट करने का काम किया गया, उनको वरीयता दी। तो डिफरेंट टाइप के, और ये जो तमिल्स थे, इन्हें जो माइनॉरिटीज में थे, इन्हें श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। इसको लेके धीरे धीरे 1980 के बाद, या दोनों कम्युनिटी के बीच में टिबेट ने क्या किया, सिविल वार का फॉर्म ले लिया। यही देखिए, बेल्जियम के अगर वे में देखें तो बेल्जियम में भी इतनी डाइवर्सिटी थी, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, और 1% इस जर्मन स्पीक करने वाले पीपल्स को भी वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में उतना ही रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया जितना कि 59% डच बोलने वाले को और 40% फ्रेंच बोलने वाले को दिया गया। बट यहाँ पे 80% तमिल बोलने वाले को। ये तमिल कौन थे, या इंडिया के तमिलनाडु एरिया से गए हुए वैसे तमिल्स थे जिनको ब्रिटिश टाइम में वहाँ पे टी फार्मिंग, कॉफी फार्मिंग और शुगर केन फार्मिंग के लिए एक गिरमिटिया लेबर के रूप में ले जाया गया था, और इन प्रायद्वीप पे, इन आइसलैंड पे उन्हें सेटअप कर दिया गया था। धीरे धीरे लंबे समय तक रहने के साथ ये उनका क्या हो गया था, होम शेल्टर हो गया। जब ऐसी कंडीशन आ गई, उसके बाद तमिल्स ने क्या किया, अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, यानी कि जो तमिल्स थे, इनमें से एक लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन रहा तमिल्स का। वैसे तो इन तमिलों के बीच में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन लिट्टे इनका सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, जिनका लीडर प्रभाकरन था। ओके,
तो बाद में यह कम्युनिटी जो डिबेट्स था या आगे चल के क्या किया, सिविल वार का फॉर्म ले लिया और उसके बाद इन लिट्टे के द्वारा, इन तमिलों के द्वारा अपने राइट्स को लेके, अधिकारों को लेके डिफरेंट वे में रिवोल्यूशन मूवमेंट, और जब इनसे गवर्नमेंट नहीं मानी तो क्या किया जाने लगा, गवर्नमेंट पे ही अटैक किए जाने लगे। इन्होंने अपनी एक सेना बनाई, आर्मी बनाई, और बनाने के बाद सिंघली गवर्नमेंट से एक क्या किए, इनका युद्ध चलता रहा, काफी लंबे समय तक चला। इसमें बाद में चल के इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ। इंडिया के सैनिक गए यहाँ पे, लिट्टों को उन्होंने क्या किया, ट्रेंड करने का काम किया। लेकिन ऐसा रहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंड के कारण जिन तमिलों को इंडियन आर्मी ने ट्रेंड किया था उन्हीं पे अटैक कर दिया गया इनके द्वारा, और लास्ट में रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन आर्मी को वहाँ से रिटर्न आना पड़ा, अपने को विड्रॉ करना पड़ा, जिसका एवज में लिट्टे ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी हत्या करवा दी। बाद में चल के 2013-15 के आसपास वहाँ की गवर्नमेंट ने टोटल ऑल ओवर जो तमिल इलम्स के लोग थे, यानी सबका क्या किया, A to Z इनको क्लियर करने का काम कर दिया। और ये जो प्रॉब्लम्स थे या क्या हो गए, सॉल्व हो गए। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे तमिलों को राइट्स प्रोवाइड नहीं। तो वही अगर देखा है, बट श्रीलंका गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका की अगर कंपैरिजन की जाए तो वहीं पे हमें क्लियर देखने को मिलता है कि बेल्जियम ने कैसे अपने इथनिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा, जो काफी पीसफुली रही, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किस तरह अपने यहाँ, और साथ ही साथ श्रीलंका ने क्या किया, अपने को एक रिलीजियस बौद्धिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो ये रहा पावर शेयरिंग को लेके आपका बेल्जियम और श्रीलंका के बीच। सेम कंट्री, सेम, दोनों की जो जियोग्राफिकल एरिया है सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और तो इसमें आप लोगों ने देखा कैसे मेन सेम तो है, बट क्या है, यहाँ के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी और वहाँ के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनमें कितना डिफरेंट रहा, और वहाँ की डेमोक्रेसी और यहाँ की कैसे उसने क्या किया, उस डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अपने को मैनेज कर लिया बेल्जियम ने। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, ए राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, जिसका लंबे समय तक श्रीलंका को इन मैटर्स पे प्रॉब्लम रही, समस्या रही तमिलों को लेकर। ओके, तो फिर बाद में लास्ट वाला जो है, लास्ट पॉइंट जिसमें मैंने वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का बताया। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेवल होती है, जो हॉरिजॉन्टल होता है पैरेलल, और वर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर रहते हैं, एक्स्ट्रा पावर रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर रहता है, स्टेट लेजिस्लेटिव रहती है डेमोक्रेसी में, और लोकल लेवल गवर्नमेंट पे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही क्या कहती है, कुछ सब्जेक्ट स्पेशल बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इनमें ग्राम पंचायत और साथ ही साथ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं शहरी लेवल एरिया पे, यानी सिटीज एरिया के लिए, और फिर आपका विलेज एरिया के लिए। विलेज एरिया में गांव में ग्राम प्रधान होते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत आते हैं। वहाँ की जनता उस ग्राम की जो ग्राम सभा के मेंबर्स रहते हैं इलेक्ट करने का काम करते हैं। एक ब्लॉक समिति होती है जिसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, BDC मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक जिला पंचायत प्रेसिडेंट होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसका भी इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। वैसे 25 से लेकर 30 विलेज की एक जिला पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है वार्ड वाइज इसको, और इसमें क्या किया जाता है, जिला पंचायत मेंबर इलेक्ट होते हैं उस वार्ड के पीपल्स के द्वारा, जो भी मेंबर्स होते हैं वोटर लिस्ट में, और वह जिला पंचायत प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ठीक है,
तो ये रहा है आपका टोटल फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इसमें और कुछ नहीं है, टोटल बेल्जियम और श्रीलंका को लेके हैं, कैसे इथनिक डाइवर्सिटी वहाँ पे रही और कैसे इथनिक डाइवर्सिटी यहाँ पे रही, बेल्जियम ने कैसे इजीली मेंटेन कर लिया, वहाँ पे पीसफुली गवर्नमेंट चल रही है, और श्रीलंका की कंडीशन क्या रही आप लोगों ने समझा। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।